दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें उन्होंने बताया कि कोई बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, रुकी रहेगी, या स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चलती ही रहेगी अनटिल अनलेस, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा दिया जाए। तो कितनी बढ़िया बात लिखी है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का यूज क्यों किया है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो अभी हमने बोला कि कोई फोर्स ना लगे तब तक वो वस्तु चलती रहेगी। देखो कोई फोर्स नहीं लगे ये गलत सेंटेंस है, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। कैसे, देखो मान लो कोई ये मास है ना, और अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन अपन मान रहे कि फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है ना, फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ सरफेस का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन इन द सरफेस। अब मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगा दिया। मान लो फोर्स इधर लगा दिया F बराबर 10 न्यूटन, और इधर भी लगा दिया F बराबर 10 न्यूटन, मतलब इसको दोनों साइड से मैंने F बराबर 10 न्यूटन दे दिया। तो बताओ क्या इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा? क्या ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्या इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्या ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जबकि हमने इस पर फोर्स लगा दिया है फिर भी इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर जो हमने फोर्स लगाया है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स, मतलब इन दोनों फोर्सों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। तो कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट मतलब कुल, परिणामी बाह्य बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के कारण ओके तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ गई कि किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज तब होगा जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं केवल एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता तो बिल्कुल बिल्कुल क्या होता, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती, क्योंकि यहाँ पे फोर्स मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाया है तो इस पे एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आता। अब ये एक्सेलरेशन क्या चीज है, ये हमको न्यूटन ने समझाया सेकंड लॉ में कि क्या होता है ना। ओके तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट अभी मैं लिखूंगा जो उन्होंने हमें बताया था न्यूटन ने, पर पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि हमने क्या सीखा उससे। तो हमने ये चीज सीखी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/मास। मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम मास होगा वो किसी बॉडी का उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। मतलब हल्की चीज होगी तो उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो यहां से आता है F बराबर F/m, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। और इसी को हम लिख सकते हैं F नेट बराबर m इंटू ए एक्सेलरेशन, इस तरीके से। एफ नेट, कौन सा एफ नेट है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे एफ नेट का मतलब इंटरनल फोर्सों से कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल। ये क्या होता है, कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है इंटरनल है, कैसे दिखते हैं, वो सब अभी हम बात करेंगे। बट दिस इज द, मतलब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी मैकेनिक्स में मैं बोल दूं, केवल इस चैप्टर में नहीं, पूरी मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है, वो है ये एफ बराबर MA। यही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी के ही अलग अलग रूप आप देखते जाओगे और डेप्थ में से आप समझते जाओगे। ठीक है, थोड़ा तो हम भी डिस्कस कर लेंगे कि ये A कौन सा होता है, F कौन। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है F नेट है, यहाँ पे नेट यानी कि नेट मतलब परिणामी बल, नेट फोर्स, राइट। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो नेट फोर्स की बात हो रही है ना। कर रहे थे एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए, की यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये मैंने एफ नेट एक्सटर्नल लिखा है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स भी है और ये नेट फोर्स भी है। हिंदी में बोले तो ये बाह्य बल भी है और ये परिणामी बल भी है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल बराबर एम इंटू ए, मतलब ये जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये किस पर निर्भर करता है, परिणामी बल पर और मास पर, उसके द्रव्यमान पर। तो ये परिणामी बल है, राइट। ध्यान रखेंगे हम इस बात को, हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको मैं दोबारा याद दिलाऊंगा कि परिणामी बल होता है। जैसे ऑब्जेक्ट पर अगर 3-4 फोर्स लगे हों, आगे भी कोई बल लगा है, पीछे भी कोई बल लगा है ना, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इस नेट फोर्स जो 12 और 10 का जो नेट निकालेंगे हम, परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, उससे संबंधित होगा, राइट। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे जब इसे देखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या था इसका वो देखते हैं।
तो स्टेटमेंट क्या था सेकेंड लॉ का कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन्होंने बताया कि जो परिणामी बाह्य बल होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये इन्होंने लिखा, ये इन्होंने बताया। इससे ही निकल के आया F बराबर ma। कैसे निकल के आया मैं बताता हूँ आपको। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है p वेक्टर से उसको दिखाने का तरीका है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू v वेक्टर। हमें न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स होता है, फोर्स देखो ऊपर जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है वही मैं यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहा हूँ कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, परिणामी बाह्य बल, वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। तो दिस इज द सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, और इससे रिजल्ट क्या आता है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, F बराबर m, इसी से आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे वो रिजल्ट आया। तो हमने यहाँ सेकेंड लॉ क्या था? F बराबर dp अपॉन dt, p का फॉर्मूला हमने रख दिया m इंटू वी वैक्टर, या m इंटू वी वैक्टर में लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट। ओके, खैर अब यहाँ पे हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हमने सीख रखा है, उसके लेक्चर आप देख सकते हैं, और आपको आता भी है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले मास को कांस्टेंट रख के वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब यहाँ पे कौन वे दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं ना, हो सकता है मास भी चेंज हो रहा हो, है ना। जैसे रॉकेट को हम चलाते हैं, रॉकेट को जमीन से छोड़ते हैं ना, रॉकेट उड़ते हुए जाता है, तो क्या होता है रॉकेट में? क्या होता है, बहुत सारा वेट तो उसके मास का ही होता है, उसमें जो फ्यूल भरा होता है ना, वो फ्यूल का वेट रहता है। रॉकेट तो छोटा सा ही रहता है, उसमें बाकी सर तो फ्यूल का वेट रहता है। तो जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता जाता है, फ्यूल जलता जाता है, उसका फ्यूल कम होता जाता है, तो उसमें मास कम होता जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम जनरली जो एग्जांपल लेते हैं वो तो चलो ये वाले ले लिया कि कोई ब्लॉक चल रहा है v वेलोसिटी से, उसके पास एक्सेलरेशन है, इस केस में तो मास चलो कांस्टेंट ही रहने वाला है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे जिसमें मास भी वेरिएबल होगा, तो मास भी वेरिएबल हो सकता है और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो सकती है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा हमेशा, राइट। तो हम चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जब दो फंक्शन होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको आता है। हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल बराबर, पहले मास को कांस्टेंट रखा, v का डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया dv अपॉन dt, प्लस v को कांस्टेंट रखा और मास का डिफरेंशिएशन बन गया dm अपॉन dt। तो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब जनरली क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी वो बहुत आगे जाके आएगी बात, रॉकेट साइंस जब हम पढ़ेंगे, रॉकेट में कैसे मास वेरी करता है और कैसे उस पर फोर्स लगता है, वो सब बात की बात है। अभी जो हम अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे और जनरली जो पढ़ते हैं उसमें मास कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है? मास कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, मास चेंज नहीं होता है। जैसे कोई ब्लॉक चल रहा है तो ये नहीं कि उसका मास कम होता जा रहा है, मास कांस्टेंट है m। तो बताओ, अगर मास कांस्टेंट है तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, इस फॉर्मूले में अगर मैं मास कांस्टेंट रखूं, तो बताओ मास का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? बताओ, अगर इस फॉर्मूले में मैं मास को कांस्टेंट रखूंगा तो यहाँ पे मास का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं ये बात कि अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है और उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो जीरो हो जाती है, मतलब यहाँ पे dm अपॉन dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से निकल के आया क्या? F एक्सटर्नल बराबर m इंटू dv अपॉन dt, और हम सभी जानते हैं dv अपॉन dt क्या हो जाता है? a। तो यहाँ से वो फॉर्मूला जो हम ऊपर पढ़े थे निकल के आया, F एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से। तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि अगर मास भी वेरी करे, वेलोसिटी भी वेरी करे, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन जनरली मास होता है कांस्टेंट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ एक्सटर्नल
नेट एफ नेट एक्सटर्नल बराबर एम ए। अच्छा, यहाँ पे अगर दूसरी बात ले लें कि अगर यहाँ पे आपका v कांस्टेंट हो जाए, मान लो किसी तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट हमने कर दी, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एक्सटर्नल बराबर v इंटू डी एम अपॉन डी टी। किसी तरीके से हो गई वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, तो उस केस में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे डीएम अपॉन dt का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि भाई जो फ्यूल है रॉकेट से वो 2 किलो पर आवर निकल रहा है, तो डीएम अपॉन dt 2 हो गया वहाँ पे। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, सिचुएशन में आपको दिया रहता है कि कितना मास ऐड हो रहा है या कितना मास सिस्टम से बाहर जा रहा है, पर किलो, पर मिनट, पर सेकंड कितना जा रहा है। एम अपॉन टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहीं पे साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, इम्पल्स का। वैसे तो ये अभी काफी लेट आता है, जब हम सेंटर मास पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन साथ में कर लेते हैं, फिर वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। इम्पल्स, ये होता है आवेग। तो इम्पल्स क्या है, मैथमेटिकली देखें तो इम्पल्स है बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। जैसे मैं लिखूं पी फाइनल, मतलब पहले, नहीं, पी फाइनल मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं डेल्टा पी भी लिख सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स, इसे हम इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है, कि संवेग में परिवर्तन आवेग। अब संवेग में परिवर्तन कैसे, एक बात समझो, जैसे जैसे मान लो कोई बॉल है, फुटबॉल है ना, पहले रुकी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप आए और आपने इसमें किक मार दी खींच के, ठीक है, भयंकर वेलोसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगी, एक नई वेलोसिटी आ जाएगी, वी फाइनल आ गई कुछ, मान लो वेलोसिटी आ गई इसमें 2 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास मान लेते हैं अपन कितने किलो की, 500 ग्राम की, बॉस आधा किलो की बॉल है। तो आपने कितना आवेग दे दिया, जो आपने किक की ना उसको, आपने किक किया उसको, लात मारी आपने बॉल को खींच के, तो आपने बेसिकली उसको क्या प्रोवाइड किया, आपने उसको आवेग दिया, उसे हम आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। आपने खींच के जो लात मारी, खींच के जो किक मारी, तो कितना इम्पल्स दे दिया आपने उसको, तो कैसे निकालोगे, तो भाई कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। मास तो कॉमन है, हाफ केजी की बॉल है, तो हम चाहे तो हाफ बाहर निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 2 इनिशियल 0, तो आपने बेसिकली उसको 1 न्यूटन इंटू सेकेंड, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड, कैसे होती है मैं बता दूंगा अभी। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू सेकेंड अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले आप चाहें तो इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी किया है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट हम जानते हैं कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, और मास केजी, ये भी लिख सकते हैं कि 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। आपने उसको दे दी, कितना इम्पल्स दे दिया आपने बॉल को, इतना इम्पल्स दे दिया, तो ये होता है इम्पल्स। तो आप कभी अब किसी बॉल को किक मारो तो आप बता सकते हो कि आपने उस बॉल को कितना इम्पल्स दे दिया, कितना आवेग उसने आपने उस बॉल को दिया है, राइट। अच्छा, देखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम जानते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल बराबर, हमें न्यूटन ने बताया कि फोर्स एक्सटर्नल बराबर होता है डीपी अपॉन dt। अब डीपी का मतलब क्या है, बेसिकली डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। डीपी का मतलब डेल्टा पी तो है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं एफ dt को इधर ले जाऊं, तो ये बन गया इनटू dt बराबर dp। dp का मतलब क्या है, d यहाँ पे क्या है, d का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, बहुत छोटा चेंज। डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, d का मतलब होता है छोटा चेंज। तो ये भी क्या है, इम्पल्स ही है, तो ये भी इम्पल्स है। ऐसा भाई, इसी को आप अगर इंटीग्रेट कर देते हो तो यही dp को हम डेल्टा p कह सकते हैं, इस तरीके से।
मतलब ये भी फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। तो अलग अलग तरीके से लिखने की बात है बस। तो ये भी इम्पल्स है। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए, तो इस तरीके से हमने सेकंड लॉ की बात भी कर ली। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन्स लॉ मोशन। है ना? अब थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पता लगेगा। इसमें उन्होंने बताया कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। उन्होंने बताया कि फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं और ये पेयर एक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। बट आपके सामने कभी आ जाए कि पहचानो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं क्या ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मतलब सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे ये बताने में कि दो जो फोर्स आपके सामने दिए गए हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करते हैं तभी हम कहेंगे कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन है, अदरवाइज कहेंगे कि भाई ये दोनों तो एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो देखो ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे बताने में कि दो फोर्स एक्शन रिएक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी फोर्स लगाया आपने, उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो उस एक्शन के इक्वल होगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो उस एक्शन फोर्स के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल तो क्या है? मैग्नीट्यूड। हम लिख सकते हैं कि इक्वल तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। और ओपोजिट क्या है? डायरेक्शन। इस तरीके से ये। तो हर एक्शन फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, राइट? डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं हो सकती, हमेशा अपोजिट होगी। मतलब और मैग्नीट्यूड कभी अलग नहीं हो सकता, हमेशा बराबर होगा। दूसरा है कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज है सेम नेचर। अब ये क्या है? जैसे एक्शन फोर्स अगर मान लो फ्रिक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी फ्रिक्शन होगा। जैसे एक्शन फोर्स अगर अविलंब प्रतिक्रिया वाले नॉर्मल है तो रिएक्शन फोर्स भी नॉर्मल ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन तो नॉर्मल हो जाए और रिएक्शन फ्रिक्शन हो जाए। आई बात समझ में? जैसे एक्शन तो mg हो जाए और रिएक्शन उसका नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर mg एक्शन है तो रिएक्शन भी mg होगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब जैसे ये वॉल है, दीवार है ना? और यहाँ पे कोई आदमी है, इस आदमी ने वॉल को घूंसा मारा, खींच के घूंसा मारा, है ना? तो आदमी ने किस पर फोर्स लगाया? दीवार पर। तो दीवार किस पे फोर्स लगाएगी? आदमी पर। ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे। जैसे आदमी ने घूंसा मारा, धक्का मारा, तो वो नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो वापस से आदमी के हाथ पे भी क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आपको यकीन नहीं है तो घुसा मार के देख लो दीवार में। दीवार आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। अगर आप दीवार में धीरे से घुसा मारोगे तो आप पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो भी धीरे से लगेगा। लेकिन आपने जोर से घुसा मारा अगर दीवार में तो आपका हाथ भी टूट सकता है। अरे बात समझ में आई क्या? इस तरीके से। तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके एक्शन रिएक्शन के, है ना? आपको देख के अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने एक लिया, मान लो ये सरफेस है अर्थ की। सरफेस तो अर्थ की है और क्या। यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, है ना? तो हम सभी को पता है कि धरती माता किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ m से खींचेगी अगर वो ऑब्जेक्ट धरती की सतह के पास है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये तो एक्शन फोर्स हो गया। ये तो एक्शन फोर्स हो गया जो धरती ने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया, mg। तो क्या इसका रिएक्शन फोर्स भी होगा क्या? मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट भी धरती को अपनी तरफ mg से खींचेगा क्या? तो रिएक्शन फोर्स होगा तो कैसे होगा, कहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। अगर
न्यूटन की बात सच माने तो इसका मतलब अगर अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ mg से खींचा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अब अर्थ को भी mg से खींचेगा। अरे सही बात है ना? तो बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, बिल्कुल होगा, होता ही है। जैसे ये मान लो, ये अर्थ को हम थोड़ा और एक्चुअल बना देते हैं जैसी अर्थ होती है। कैसी होती है अर्थ? अर्थ है मान लो ये अर्थ है। तो यहाँ पे भाई अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ mg से खींचा, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी अपनी तरफ सेम फोर्स mg से अर्थ को खींचा। तो देखा रिएक्शन कैसे आया? क्या तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। सबसे पहली बात तो इक्वल भी है, हाँ जी है, mg है। अपोजिट है, हाँ जी है। सेम नेचर के हैं, हाँ जी है। मतलब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हुए। और दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल लग रहे हैं। एक अर्थ पे लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। राइट? बताओ। मतलब केवल अर्थ ही हम पे फोर्स नहीं लगाती है, हम भी अर्थ पे बराबर बराबर फोर्स लगाते हैं, एकदम टक्कर से। वो बात अलग है कि हमारे फोर्स का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? भाई ये बात अलग है कि हमारे फोर्स का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लगाते तो हैं बिल्कुल एकदम टक्कर का फोर्स। राइट? तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक और देख लो। जैसे ये मान लो, ये वही अर्थ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट इस पर रखा है, इस बार है ना, रखा हुआ है। तो बताओ क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो धरती को धक्का मारेगा ना, नॉर्मल लगाएगा ना धरती पर। ये ऑब्जेक्ट धरती पर धक्का मारेगा, नॉर्मल लगाएगा, तो ये धरती भी वापस इस ऑब्जेक्ट पर धक्का मारेगी। वही नॉर्मल तो आया, लगाते थे ना अभी अपन पिछले लेक्चर में आपको, जब मैं पढ़ा रहा था फोर्स होते हैं तो मैं लगा रहा था ये फोर्स। तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मतलब इस ब्लॉक ने सरफेस को जितना नॉर्मल दिया, लगाया, धक्का मारा, वापिस धरती ने वापिस कर दिया। सेम वही वाला एग्जांपल हो गया जो भी हमने किया था कि अगर आप किसी को घूसा मारोगे, किसी किसी को नहीं, सॉरी, वॉल में अगर आप घूसा मारोगे, दीवार में घूसा मारोगे, तो दीवार आपको वापस से उतना ही फोर्स रिटर्न कर देगी। सेम यही हो रहा है ना? ऐसा होता है एक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? बताओ। तो हम पढ़ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है? बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम एक वस्तु का डायग्राम है और कुछ नहीं है। उसको हम फ्री करके बना लेते हैं। जैसे अभी तो मैं आपको एक एक वस्तु वाले सिस्टम बता रहा हूँ। सिस्टम मतलब निकाय, मतलब हमारा सवाल। उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही ब्लॉक हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, पुली भी हो सकती है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है। किसको देखे कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक एक वस्तु को उसमें पकड़ते हैं, एक एक बॉडी को उसमें पकड़ते हैं, हम टुकड़े कर देते हैं उसके कॉम्प्लेक्स से डायग्राम को, अलग 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 करके देखते हैं। एक बार में केवल एक ब्लॉक देखते हैं या दो देखते हैं, सवाल के अनुसार। जिसमें हमें दो देखने से फायदा हो रहा है उसमें दो देखेंगे, जिसमें एक देखने से फायदा हो रहा है उसमें एक देखेंगे, ऐसा। ठीक है? तो फ्री कर लिया पहले उसको हमने, पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना देख के, जितने की जरूरत है हमें, जितने से हमारा काम बन रहा है उतने को फ्री कर लिया। फिर बॉडी को फ्री कर लिया, इसलिए फ्री बॉडी। अब डायग्राम, डायग्राम में केवल बॉडी का डायग्राम नहीं बनाने क्या, हाँ क्या बढ़िया बॉडी है इसकी, नहीं, उस बॉडी नहीं, मतलब वस्तु की बात कर रहे हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो जितने भी फोर्सेस उसमें लग रहे हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दिखाते हैं उसमें। एक्सटर्नल, बाह्य फोर्सों को, अंदरूनी फोर्सों को नहीं दिखाते हैं, है ना? अंदर अंदर कितने भी फोर्स लग रहे हो, हमें उनसे मतलब ही नहीं है। इंटरनल फोर्स हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उन्हीं से एक्सेलरेशन आता है ना? खैर, वो हमको दिखाने जितने भी उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो हमें बताना होता है। तो वो बन जाता है उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। कितना आसान है। तो इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर ड्रॉन। तो किसी वस्तु पर लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो उसमें दिखाए जाते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि वो वस्तु जिस पर फोर्स लगा रही है वो फोर्स नहीं आते। खुद पर जितने फोर्स लग रहे होते हैं वही फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में आते हैं। कोई वस्तु दूसरे पर
कोई वस्तु, जिस वस्तु का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कौन कौन से फोर्स लगा रही है, क्या फोर्स लगा रही है, उससे इस बॉडी के फ्री डायग्राम को कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? मतलब the forces applied by the body on the surrounding are not considered in the FBD, right? मतलब जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के द्वारा आसपास लगाए जा रहे हैं, चाहे दूसरी वस्तु पर लगाए जा रहे हैं या सराउंडिंग पर लगाए जा रहे हैं, कहीं पे भी लगाए जा रहे हैं, वो एफबीडी में कंसीडर नहीं होंगे। ये भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। लिख दिया मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम में ये होता है। अब प्रैक्टिस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, तो करें फिर प्रैक्टिस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। तो ज्यादा थ्योरी नहीं होती इन चैप्टर्स में, मैकेनिक्स में ज्यादा थ्योरी नहीं होती, तो आपकी मैकेनिक्स कच्ची रह जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पूरी मैकेनिक्स में चलेगा, और आपने अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीखा तो आपकी मैकेनिक्स कच्ची रह जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। चलो अब स्टार्ट करें। तो सबसे आसान सवाल, इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और ध्यान रखना फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस आपको दिखाने हैं जितने उस पर लग रहे हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो, अभी हमारी सारी सर्फेसेस स्मूथ है, अभी हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। जब तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। अभी तक मैंने आपको फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया, वो अगला चैप्टर है। तो अभी हम सारी सर्फेसेस स्मूथ मानते हुए ही फोर्स हम लिखेंगे, एफबीडी हम बनाएंगे, राइट? तो सबसे पहले तो एफबीडी बनाना एकदम ध्यान से आप सीख लो, है ना। इसमें आपको कितनी चीजें दिख रही हैं? सबसे पहले डायग्राम में, फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, अर्थ और ब्लॉक। तो आपको दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाना है। तो हर सिस्टम में जितनी चीजें आपको दिखें उन सभी का एफबीडी आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ का और ब्लॉक का, दोनों का एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लॉक का एफबीडी। तो आप जिसका भी एफबीडी बनाओ उसको अलग से उसका डायग्राम बनना है ना। अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक आप जिसका भी बनाओ, क्या बनाओ, एफबीडी बनाओ, उसका अलग से डायग्राम बनाओ, उसका एफबीडी बनाओ, उसमें गिचर पिचर मत करो जब तक आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो जाते, फिर बाद में तो हम करेंगे, है ना। चलो करूँ। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इस ब्लॉक का एफबीडी। तो बताओ क्या होगा, इसका मास कितना है, इस ब्लॉक का मास कितना है, मास m है ना। तो इसका मतलब मास m है तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा mg भैया। जो सरफेस है इसको खींचेगी mg से। अब ये ब्लॉक है, वो जमीन को धक्का मारेगा तो ये सरफेस भी वापस उसे धक्का मारेगी, तो एक नॉर्मल भी उस पर लगेगा। इस तरीके से ये हो गया इसका एफबीडी, ये हो गया इसका एफबीडी। बताओ कोई और फोर्स रह गया क्या, कोई और फोर्स बच गया क्या? दूसरा, अब अर्थ का बना देते हैं। वैसे अर्थ का एफबीडी उतना कोई काम आता है नहीं सवालों में, बट अभी सीखने के लिए हम बना रहे हैं। बाद में हम अर्थ का एफबीडी नहीं बनाएंगे, ब्लॉक ही का एफबीडी बनाएंगे। तो ये अर्थ हो गई। तो देखो दोनों के रिएक्शन लग जाएंगे बस। जैसे नॉर्मल अगर ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है, इसका मतलब नॉर्मल अर्थ पे नीचे लगा होगा, और अर्थ ने mg नीचे की तरफ लगाया है तो ब्लॉक ने उस पर mg ऊपर की तरफ लगाया होगा। दैट्स इट, बस ये हो गया। तो अर्थ का एफबीडी हम नहीं बनाएंगे आगे से, पहली बार बनाया है बस। अर्थ का एफबीडी हमें कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। किस किस का सही है, नेक्स्ट करूं। यहाँ पे आपको देखो कितनी चीजें दिख रही, तीन, m1 m2 और अर्थ। अर्थ का एफबीडी हम नहीं बनाएंगे, m1 m2 का एफबीडी आपको बनाना है, m1 m2 का एफबीडी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए किस किस का सही है बताओ मेरे को। जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं सारे आपको दिखाने हैं, बस वही एफबीडी है। कितना आसान काम है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चौकन्ना रखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि अच्छा आपको वो ऑब्जेक्ट बन जाना है। आप सोचो कि आप M1 हो
आप M1 हो और M2 के ऊपर बैठे हुए हो, तो आप पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आप कौन कौन से फोर्स फील कर रहे हो, वो फोर्स आपको इसमें दिखा देने हैं। तो मैं बनाता हूं, आप बताना किस किस का सही आया। ठीक है, तो मास M1 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अर्थ का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो लगेगा ही, तो उसको मैंने लगा दिया mg, m1g, मास M1 है ना, तो m1g। ठीक है, और M1 M2 के ऊपर बैठा है, तो M1 M2 को भी तो धक्का मारेगा नीचे, तो जब M1 M2 को नीचे धक्का मारेगा, तो बदले में M2 M1 को ऊपर धक्का मारेगा, तो नॉर्मल लग जाएगा N1। तो क्या बताया था मैंने आपको एफबीडी में, M1 ने M2 पर धक्का मारा नीचे, वो M1 की एफबीडी में नहीं आएगा, वो M2 के एफबीडी में आएगा, क्योंकि एफबीडी में वही फोर्स आते हैं जो खुद पर लग रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो नहीं आते हैं। अरे आई बात समझ में? ये बताओ M1 का एफबीडी किस किस का सही था? ओके, M2 का बनाओ, M2 का एफबीडी देखते कौन कौन सही बनाता है। तो M2 बन जाओ आप, तो आप M2 बन गए है ना, तो आप पे नीचे धरती माता फोर्स लगा रही है M2 जी, ठीक है। फिर आप धरती माता को फोर्स लगा रहे हो, तो वो आपको वापस से फोर्स लगाएगी ना ऊपर, ठीक है भाई। तो ये धरती माता ने वापस से आपको धक्का मार दिया, इसको हमने N2 बोल दिया। और एक और बच गया ना, M1 जो लगा रहा था, वो भी तो आएगा। M1 जो लगा रहा था, M1 कितना नॉर्मल लगा रहा था हम पे, N1, तो ये इसका एफबीडी बन गया, ये इसका एफबीडी बन गया। ये किस किस का सही है? डायरेक्शन N1 N2। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो ये N2 है, ये N1, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस N लिख दिया और काम हो गया, सर मैंने लगाया तो था नॉर्मल, ऐसा नहीं, नाम भी प्रॉपर होने चाहिए। जैसे अगर आपने इसका नाम N1 रख दिया, तो आप इसका नाम N1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो N1 है, ये M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है, और जो N2 है वो क्या है, M2 और धरती के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है, तो दोनों तो अलग अलग होंगी ना, तो इसलिए आपको नाम भी अलग अलग रखना पड़ेगा। अब नाम चाहे कुछ भी रखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका नाम N1 ही रखो भैया, नहीं तो गलत है, नाम कुछ भी रख दो, लेकिन अलग रखो, जिससे आपको पता रहे इक्वेशन में एक वेरिएबल बढ़ जाए, क्योंकि ये हम एबीडी क्यों बना रहे हैं, इक्वेशन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने दोनों को सेम रख दिया, मतलब आपने दो वेरिएबल को एक मान लिया, मतलब एक्स बराबर वाई आपने अपने मन से मान लिया, जरूरी थोड़ा ना है किसी भी इक्वेशन में एक्स बराबर वाई हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से चलिए इसमें बनाइए। इसमें आपको M1 का एफबीडी बनाना है, M2 का एफबीडी बनाना है, और इस दीवार का एफबीडी बनाना है। अच्छा रुको, इसमें M1 में ना धक्का भी पड़ रहा है साइड से, F का, ऐसे कोई धक्का मार रहा है, कोई आदमी खड़ा होके इधर F4 से धक्का मार रहा है। अब इसका एफबीडी बनाना है आपको, तो ये M1, ये M2, और फिर ये दीवार। चलिए, तो M1 का एफबीडी क्या बनाओगे बताओ? तो M1 बिल्कुल mg लगेगा नीचे, बिल्कुल लगेगा M1g, क्योंकि धरती माता तो खींचेंगी ना नीचे, ठीक है भाई। और M1 जमीन को धक्का मारेगा, तो जमीन M1 को धक्का मारेगी, तो एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा, N1, ठीक है। और एक फोर्स तो डायग्राम में कोई लगा रहा है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा, F इस साइड से। अब अगर इधर से धक्का F मार रहा है M1 को, तो M1 M2 को भी धक्का मारेगा। अब जब M1 M2 को धक्का मारेगा, तो M2 वापस से M1 को भी धक्का मारेगा, भाई धक्का मारेगा तो वो एफबीडी में आएगा, और ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हमको N2 नाम रखना पड़ेगा। इस तरीके से ये बन गया एफबीडी। अगर ये F नहीं होता, तो ये N2 भी नहीं आता। भाई अगर F नहीं होता, इसका मतलब
M1 M2 को धक्का नहीं मार रहा। जब M1 M बस रखें आराम से अगल बगल में कोई खड़ा होता है तो जरूरत हो ना कि धक्का ही मार रहा है, नहीं मार रहा। तो जब तक ये धक्का F नहीं पड़ेगा तो M1 M2 को धक्का नहीं मारेगा, तो M2 वापस M1 को धक्का नहीं मारेगा, राइट? आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। M2 के लिए बताओ। M2 के लिए नीचे ऑब्वियस है, एक धरती माता फोर्स लगाएंगी M2G, वो तो लगेगा ही। अब M2 ने धरती माता को धक्का मारा, क्योंकि mg के थ्रू मारा ना धक्का, तो धरती माता ने वापस मारा कि भाई ठीक है लो। कितना नाम N3 रखना पड़ेगा ना, नाम बढ़ते जा रहे हैं N1 N2 N3। बताओ हो गया क्या? M2 का एफबीडी हो गया क्या? और भी हैं, और भी फोर्स लगेंगे अभी। बोलो भाई, हो गया क्या? और भी फोर्स लगेंगे अभी, लगेंगे और भी फोर्स। कैसे? इधर M1 ने जो M2 को धक्का मारा, जो M2 ने वापस से धक्का मारा N2, वो वापस से अभी इस पे लगेगा, ठीक है। और जब फोर्स ने M1 को धक्का मारा, M1 ने M2 को धक्का मारा, तो M2 ने दीवार को भी धक्का मारा, तो दीवार ने वापस से M2 को धक्का मारा होगा। तो इस तरीके से एक नॉर्मल और आएगा, ये नया नॉर्मल हो गया N4। इस तरीके से एफबीडी बनेगा। आई बात समझ में? हाँ भाई, तो दोबारा से सुन लो। N2 कैसे आया? जब फोर्स ने M1 को धक्का मारा, तो M1 ने M2 को धक्का मारा, तो M2 वापस M1 को धक्का मारेगा। तो ये रहे वो दोनों फोर्स। मैंने नाम N2 लिखा है, वो 1 नहीं है, वो 1 जैसा लग रहा है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ इस तरीके से, ऐसा। तो देखो एफबीडी में देखो कि M1 ने M2 को धक्का मारा, तो M2 ने वापस से M1 को, वो ये रहे धक्के। M1 ने M2 को मारा, ये N2, तो M2 वापस से मारेगा N2। ये रहा, M1 ने M2 को धक्का मारा। कहाँ है धक्का? ये रहा। इसका नाम हमने N2 रख दिया, नॉर्मल रिएक्शन 2। तो M2 M1 को भी तो मारेगा, बदला तो लेगा भाई, बदला तो लेगा, तो वही तो बदला है ये, नॉर्मल रिएक्शन 2। अरे आई क्या बात समझ में? तो इसके एफबीडी किसका सही था बताओ, 1 का और 2 का? कौन बच्चा है जिसने एफबीडी एकदम सही बनाया? कौन बच्चा है जिसने एफबीडी एकदम सही बनाया कि हाँ भाई मैंने एक भी फोर्स नहीं बोला मैं? अच्छा, एक दीवार का ही बना दो। दीवार तो ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है दीवार पे, बस मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि दीवार पे इधर से एक N4 लगेगा। कौन सा वाला फोर्स? यही वाला, जो M2 ने दीवार को मारा और दीवार ने वापस M2 पर मारा। ये बस देख लो, इस तरीके से एफबीडी हो गई। अब बोलोगे सर दीवार भी तो भारी होगी, उस पे mg लगेगा क्या? हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बस मेरे को तो पर दिखाना ये था, मतलब मेन फोर्स मेरा ये था N4 दिखाना, इम्पोर्टेंट, मतलब कि हाँ भाई ऐसे लग रहा है वो, ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए। बाकी मेन तो ब्लॉक्स ही है, ब्लॉक का एफबीडी बनाना इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट हो पूछ लो यार। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने F गायब कर दिया, तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा? नीचे लगेगा M1G, क्योंकि धरती माता खींच रही है, और इसने धरती माता को धक्का मारा तो धरती माता वापिस मारा, तो ये N1। बस, क्या साइड से फोर्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे M1 जब M2 को धक्का नहीं दे रहा है, तो M2 वापस से क्यों धक्का देगा? नहीं देगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी बस ये हो जाएगा M2G, और ऊपर धरती ने फोर्स लगाया N2। यहाँ दीवार को धक्का नहीं दे रहा, तो वापस से दीवार भी इसको धक्का नहीं दे रहा, बात खत्म, सिंपल हो गया काम। इस तरीके से आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन है, इसमें M1 का एफबीडी बनाना है और M2 का एफबीडी बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, M1 का एफबीडी बनाता हूँ मैं ना। तो सोचो आप M1 बन गए, तो यहाँ पे आप हो, है ना, इस ब्लॉक की जगह आप हो ये, तो आपको एक रस्सी ऊपर से भी खींच रही है, आपको एक रस्सी नीचे से भी खींच रही है, और आपको धरती तो खींच ही रही है। कितने सारे फोर्स लग रहे हैं देखो। तो M1G, एक टेंशन नीचे आ जाएगी, रस्सी खींच रही है तो T1 बोल दूं अगर मैं इसको, एक रस्सी ऊपर खींच रही है तो T2 बोल दूं इसको। और M2 का एफबीडी बनाओगे तो धरती तो नीचे खींच ही रही है,
ये वाली रस्सी ऊपर भी खींच रही है, तो M2G, और जो ऊपर वाली रस्सी खींच रही है वो सेम रस्सी है। कौन सी रस्सी है? ये वाली तो रस्सी है, तो नीचे वाली को हमने T1 माना है, तो यहाँ पे हमको T1 लेना पड़ेगा। गलती से T3 मत लिख देना, वरना एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन तो उतनी ही बनेंगी ना सवाल में, दो इक्वेशन बनेंगे अगर दो अननोन है, तो आपने अननोन बढ़ा लिया अपने मन से, नाम अलग रख लिया उसका, तो उसमें इक्वेशन की गलती थोड़े ना है, सवाल की गलती होगी नहीं, फिर वो सॉल्व ही नहीं होगी आपसे। ऐसा आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? बताओ। देखो मैं से बताता हूँ कैसे ये। तो ये देखो एक रस्सी है जो M1 से टच होके और ऐसे जा रही है, और ये इस तरह से घूम के दूसरी पुली से घूम के ऐसे जा रही है। ये पूरी की पूरी रस्सी सेम है, ये पूरी रस्सी सेम है ना? इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। और फिर ये वाली रस्सी अलग है, और ऊपर से जैसे पुली टंग रही है, ये वाली रस्सी भी अलग है। तो टोटल कितनी रस्सी हो गई इसमें? 3 रस्सी हो गई। खैर, आपको एफबीडी किस किस का बनाना है? M1 का एफबीडी बनाओ, M2 का एफबीडी बनाओ, पुली का एफबीडी बनाओ, इस पुली 2 का एफबीडी बनाओ। अच्छा, पुली मासलेस माननी है अपन को। पुली कैसी है? मासलेस पुली है, मास नहीं है पुलियों का, है ना? ये भी आइडियल पुली होती है। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम, पुलियों का मास भी आएगा, लेकिन अभी नहीं है पुलियों का मास, ठीक है? पुलीज मासलेस अभी। चलो, M1 का एफबीडी बनाओ, M2 का एफबीडी बनाओ। तो देखो इस बार मैं डायग्राम में ही एफबीडी बनाऊंगा, है ना? अलग से बनाऊंगा तो वो फील नहीं आती उतनी। अपन को ऐसे ही सीखना है ना, धीरे धीरे डायग्राम में ही अंदर एफबीडी बनाओ और इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, है ना? चलो, तो देखो इसका एफबीडी कैसे बनाते हैं। पहले एक बार आप बना लो, 2 सेकंड है आपके पास। कर लिया? अब देखो अपन करते हैं। तो भाई ठीक है, M1 है, कहीं से कोई टच तो हो नहीं रहा है, कोई कांटेक्ट तो आ नहीं रहा है कि कांटेक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल आएगा नीचे। अगर सरफेस होती, कहीं से टच होता, कोई धक्का मारता तो नॉर्मल आता, लेकिन ये तो मस्त टंगे हुए हैं, तो बस नीचे mg आएगा। और ये रस्सी इसको आप बन जाओ, आप ये M1 बन जाओ। आप सोचो यहाँ आप टंग रहे हो इस पे, आपने रस्सी पकड़ रखी है और आप टंगे हुए हो, तो आपको नीचे mg फील होगा कि नहीं होगा? बताओ। धरती आपको खींचेगी कि नहीं खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी। और आपने रस्सी पकड़ रखी है तो रस्सी भी आपको फील होगी ऐसे कि T1, मान लो इधर टेंशन T1 से आपको रस्सी खींच रही है, राइट? उसके बाद हम ऊपर चले, यहाँ देखा, तो ये रस्सी जो इधर ब्लॉक को खींचेगी तो इधर ये पुली को भी खींचेगी। कितने से? सेम से, क्योंकि सेम रस्सी है ना, तो T1 से ही खींचेगी, राइट? अब हम घूम के आए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये रस्सी इसको नीचे और इस पुली को ऊपर खींचेगी। सेम रस्सी है इसलिए टेंशन सेम ही आएगा, T1 T1, राइट? और यही पुली घूम के, यही रस्सी घूम के ऊपर गई है, तो ये यहाँ पे भी इसको ऊपर खींचेगी। कितने से? T1 से। और इधर ये रस्सी इधर इस ऊपर रूफ को भी खींचेगी। तो रस्सी का काम होता है खींचना, ये खींचती है हर किसी को। तो देखा ये, तो यहाँ पे इसने ब्लॉक को खींचा, यहाँ पे इस पुली को खींचा, यहाँ पे इस पुली को खींचा, यहाँ पे इस पुली को खींचा, और यहाँ पे ऊपर रूफ को खींच डाला। खैर, हमें तो पुली का एफबीडी बनाना है ना, और दोनों ब्लॉक को बनाना है। तो ये वाले ब्लॉक का तो डन हो गया एफबीडी, डन। दो ही फोर्स लगेंगे, नीचे M1G और ऊपर टेंशन T। इस ब्लॉक का डन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक पे नीचे कितना लगेगा? M2G लगेगा। और रस्सी चेंज हो गई तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको T2 बोल देते हैं। तो ऊपर टेंशन लगेगा T2। तो अब ये पुली को भी नीचे कितने से खींचेगी रस्सी? T2 से खींचेगी, इस तरीके से। और ये तो तीसरी रस्सी है, ये अलग ही रस्सी है ये वाली। तो यहाँ पे ये रस्सी इस पुली को ऊपर खींचेगी इस तरीके से, T3। तो ये हमने एफबीडी बना दिया। देखो, पुली का बना दिया, दोनों मासेस का बना दिया। तो ये मास का एफबीडी में ये हो गया। मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे M1G, ऊपर T1। इस मास पे कौन कौन से लग रहे हैं? ऊपर T2, नीचे M2G। इस पुली पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऊपर तो 2 T1 लग रहे हैं और नीचे एक T2 लग रहा है। पुली में mg क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पुली हमने मासलेस ली है, बहुत हल्की पुलीज है ना। और इस वाली पुली पे ऊपर T3, नीचे 2 T1, इस तरीके से। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलो। जब भी आपको लगे कि भैया एफबीडी कैसे बनाऊं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, आप वो बन जाओ जिस चीज का आप एफबीडी बना रहे हो। आप सोचो कि आप उसमें फिटो सिस्टम में, है ना? फिर फील करो कि आप पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे आप सोचो कि आप बंदर बन के इस ब्लॉक की जगह लटक गए, तो आपको देखो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ, नीचे धरती खींच रही है, ऊपर से रस्सी खींच रही है, खुद ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। आपको बस वो बन जाना है, आप जिसका एफबीडी बना रहे हो आप वो बन जाओ। आप बन जाओ कि हाँ यही हूं मैं, बस। हाँ, रस्सी का, शाबाश आकाश। यहाँ पे रस्सी के द्वारा दीवार पे T3 भी लगेगा।
अब चूंकि वो मेरे को बनाना नहीं था, मैंने केवल 2 पुली और ब्लॉक का, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं, पर बिल्कुल लगेगा। शाबाश, वेरी गुड। इस तरीके से तो अभी तो एफबीडी बनाना सीखा है ना? फिर अब इससे इक्वेशन बनाना सीखेंगे, चीजें चलेंगी अभी हम। तो इस तरीके से एफबीडी है ना, समझ में आ गई बात? तो इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। नोट शेयर मैं भी कर दूंगा, वीडियो शेयर मैं भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। फिर कल से आपको होमवर्क मिलने लगेगा इसमें। आज देखता हूँ अगर आज ही कोई होमवर्क है तो, वरना फिर कल से मिलने लगेगा आपको इसमें होमवर्क। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।